दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति और बिहार के साथ साथ केंद्र की राजनीति, अब चूंकि केंद्र में भी नरेंद्र मोदी की अकेले दम बहुमत की सरकार नहीं है, तो बिहार के साथ साथ आंध्र प्रदेश के साथ साथ यदि वहां की सत्ता हिलेगी, वहां कोई राजनीति का ऊंट किसी दूसरी करवट बैठेगा, तो स्वाभाविक है दिल्ली की सत्ता को खतरा होगा। तो क्या बिहार की राजनीति का ऊंट किसी दूसरी करवट बैठने वाला है? और ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड लगातार पिछले 1.5 दशकों से यह मांग करती रही है कि बिहार के विभाजन के बाद, जब वर्ष 2000 में बिहार का विभाजन हुआ, उसके बाद बिहार के तमाम खनिज और औद्योगिक संसाधन झारखंड के हिस्से चले गए, तो उसके बाद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर 2013 में नीतीश कुमार ने मनमोहन सिंह सरकार से अपनी मांग को मजबूती देने के लिए रामलीला मैदान में एक रैली भी की थी। और अब जब नीतीश कुमार की बैसाखी पर बनी हुई सरकार दिल्ली में आई है, उनके 12 सांसदों के बूते टिकी हुई सरकार जब दिल्ली में आई है, तब नीतीश कुमार की पार्टी से लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ गई। और नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को जब संसदीय दल का नेता चुना जा रहा था, उस वक्त भी यह सवाल मजबूती से उठाया कि आप तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, तो बिहार का जो बचा हुआ काम है, उस बचे हुए काम को जल्दी जल्दी करवा दीजिए। मसलन विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा और इसके साथ साथ आरक्षण बढ़ाने का जो फैसला था, उसे नवी अनुसूची में डालने का मुद्दा, दोनों में से कुछ नहीं हुआ। और आज तो संसद में जनता दल यूनाइटेड के सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, उस पत्र को आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को देने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि बिहार विशेष राज्य के दर्जे की जो पहले की प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को पूरा नहीं करता, उस पैरामीटर्स पर खरा नहीं उतरता। अब स्वाभाविक है इसके बाद जनता दल यूनाइटेड के लोगों को मिर्ची लगना तय ही था, वो लगा ही है। खुलकर प्रतिक्रिया भले ही नहीं आ रही हो, लेकिन जनता दल यूनाइटेड में अंदर ही अंदर इस बात की कसमसाहट है कि यह मुद्दा न तो किसी जाति का है, ना किसी धर्म का है, ना किसी मजहब का है, संप्रदाय का है, ना किसी वर्ग का है। यह मुद्दा बिहार के 12 करोड़ लोगों का है, जो आज की तारीख में इस देश में चाहे जो आईटी हब बने हुए हैं, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली एनसीआर का इलाका, चेन्नई, इन सब आईटी हब में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में सॉफ्टवेयर मजदूर सप्लाई कर रहा है, या फिर देश के अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करने वाले अनस्किल्ड लेबर यानी जनरल बोगियों में लदा कर जाने वाले मजदूरों की सप्लाई बिहार कर रहा है। कुल मिलाकर चाहे इंजीनियर सप्लाई हो, चाहे मैनेजमेंट के लोगों की सप्लाई हो, चाहे बौद्धिक वर्ग के दूसरे लोगों की सप्लाई हो, या मजदूरों की सप्लाई हो, हर तरह की सप्लाई देश के दूसरे राज्यों में होती रहे, वहां की जीडीपी बढ़ती रहे और बिहार के लोगों में, गांव में, घरों में ताले लगते रहे। यही बिहार की नियति बनी हुई है। इसीलिए इस मुद्दे को लेकर क्या राजद, क्या जदयू, क्या लोजपा, क्या कांग्रेस, तमाम दल भारतीय जनता पार्टी को यदि छोड़ दिया जाए तो इस मुद्दे को लेकर एकमत है। तो क्या अब नीतीश कुमार के पास आखिर कौन सा रास्ता बचा है जिससे नीतीश कुमार बिहार की जनता के बीच यह जस्टिफाई कर पाएंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की उनकी मांग को नहीं सुना गया? आज तो स्पष्ट रूप से मनाही हो गई। आरक्षण का मुद्दा भी नवी अनुसूची में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं डालने जा रही है, तय मानिए, क्योंकि उस पर कोई बयानबाजी नहीं कर रही है बीजेपी, और वो बीजेपी और आरएसएस के मिजाज से मेल भी नहीं खाता। तो आज के हालात में नीतीश कुमार अब आगे क्या करेंगे, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। और नीतीश कुमार के पास विकल्प क्या है, उस पर चर्चा के पहले यह देखना जरूरी हो जाता है कि नीतीश कुमार, चूंकि उनके विधायकों की संख्या 40 से कुछ ही ज्यादा है और 243 सदस्यों की विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 है, तो तकरीबन 80 विधायक आएंगे कहां से? 78 या 80 विधायकों की जो जरूरत है वो कहां से आएंगे? चंद्रबाबू नायडू जैसी स्थिति में नहीं है वो, जिन्हें कि 3/4 बहुमत मिला हुआ है। सबसे पहले नीतीश कुमार को अपने बहुमत का इंतजाम करना होगा। लेकिन अब जो हालात हैं, नीतीश कुमार के लिए बहुमत का इंतजाम मुश्किल नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के पास
इंडिया अलायंस के पास 100 से ज्यादा विधायकों की पूरी खेप पड़ी हुई है। तो नीतीश कुमार के लिए बहुमत का कोई मुद्दा ही नहीं है। पिछली बार भी वो इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री थे तो उन्हें 2/3 के करीब बहुमत विधानसभा में हासिल था। तो राष्ट्रीय जनता दल कर क्या रहा है, ये जानना नीतीश कुमार के विकल्पों को जानने के लिए सबसे पहले जरूरी हो जाता है। तो दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का अभी कुछ हफ्तों पहले का बयान देख लीजिए, जिस बयान में लालू यादव ने कहा था कि अगस्त माह में नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। अब अगस्त माह में नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी, यह भविष्यवाणी लालू यादव किस बिना पर कर रहे थे? क्योंकि यह भविष्यवाणी तभी की जा सकती है जब किसी के पास पक्के तौर पर इस बात की गारंटी हो कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए गठबंधन का दामन छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ हो जाएंगे। और अब अगस्त माह करीब आ रहा है, बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, आज ही से शुरू हुआ है। और आश्चर्य की बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उस मॉनसून सत्र में मौजूद नहीं है। लोकतंत्र का अजीबोगरीब नजारा आप देख रहे हैं कि संसद या विधानसभा का सत्र चले और वहां नेता प्रतिपक्ष मौजूद ना हो। संसद में भी आप देख सकते हैं राहुल गांधी मौजूद है। राहुल गांधी एक तरफ से लोकसभा में एंट्री कर रहे हैं, दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री लोकसभा छोड़कर जा रहे हैं। यह नजारा भी आज लोगों ने देखा है। लेकिन यहां बात हम बिहार की विधानसभा की कर रहे हैं, वहां भी आज ही सत्र शुरू हुआ और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव नदारद, कहा जा रहा है वो लंदन में। आज की तारीख में जब ईडी की कार्रवाई बिहार में हो रही है, जब मुकेश सहनी के पिता की जान चली गई, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहा है, और आज तो हद ही हो गई जब विशेष राज्य के दर्जे की नीतीश कुमार सरकार की मांग उन्हीं की बैसाखी पर टिकी नरेंद्र मोदी सरकार ने खारिज कर दी। तो उस परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल के अटैक का तरीका देखिए। इसमें तो राष्ट्रीय जनता दल को नीतीश कुमार पर तंज कसना चाहिए था, लेकिन लालू यादव एक रस्मी बयान देकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। एक तो तेजस्वी यादव पटना में नहीं, सत्र में भी नहीं जा रहे, लालू यादव भी दिल्ली चले गए। क्या बयान दिया कि एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए, उन्हें तो पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, और यह कह के वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब उस इस्तीफे वाली बात में कितना दम है, कितनी राजनीति है, कितना फसाना है और कितना अंदर खाने खेल चल रहा है, इसे आप बखूबी समझ सकते हैं। और इसलिए भी समझ सकते हैं कि जब सरकार चौतरफा घिरी हुई हो, सरकार की कोई मांग उसी पार्टी की बैसाखी पर चल रही नरेंद्र मोदी की सरकार मान नहीं रही हो, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़ा हो रहा हो, उस परिस्थिति में नेता विपक्षी नदारद रहे। क्या ये यूं ही हो रहा है? दरअसल अंदर खाने बड़ा खेल चल रहा है, और अंदर खाने के खेल को समझने के लिए ये सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि जब विपक्ष ने बिहार में प्रतिरोध मार्च निकाला, बिहार के अलग अलग जिला मुख्यालय, राजधानी पटना, हर जगह जब प्रतिरोध मार्च निकाला गया तो तेजस्वी यादव ठीक है नहीं थे, लेकिन लालू यादव के परिवार के जो लोग सक्रिय राजनीति में है, मसलन लालू यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, ये सब लोगों से कोई सड़क पर क्यों नहीं उतरा? इतनी राजनीतिक समझ इस देश की जनता को है कि सड़क पर क्यों नहीं उतरे, क्योंकि नीतीश कुमार का विरोध कैसे करें। रोहिणी आचार्य ने कुछ दिनों पहले बयान भी दिया था नीतीश कुमार के बारे में कि अब चाचा जी पर निर्भर करता है कि वो कब आकर आशीर्वाद देते हैं। तो क्या चाचा जी के आशीर्वाद देने का वक्त करीब आ गया है? और वो आशीर्वाद क्या इसी अगस्त के महीने में दिया जाएगा? और उस आशीर्वाद के तहत तेजस्वी यादव एक बार फिर नीतीश कुमार की कैबिनेट में डिप्टी सीएम बनेंगे? ये तमाम सवाल तब मौजूद हो जाते हैं जब लगातार एक निराशा के बाद दूसरी निराशा न सिर्फ जनता दल यूनाइटेड को हासिल हो रही है केंद्र सरकार से, बल्कि पूरे बिहार के आम आवाम को हासिल हो रही है। तो उस परिस्थिति में नीतीश कुमार के सामने विकल्प क्या है, इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं कि आखिर अब नीतीश कुमार करेंगे क्या। एक तरफ उनके चहेते अफसरों के पीछे ईडी छोड़ दी गई। ईडी की कार्रवाई, जिस ईडी की कार्रवाई से अब तक इस देश में विपक्षी दल त्रस्त हुआ करते थे, अब भाजपा के सहयोगी दल त्रस्त हो रहे हैं, क्योंकि जो मंत्रालय नीतीश कुमार के पास है, उनकी पार्टी के पास है, उस मंत्रालय के प्रधान सचिव के घर
नरेंद्र मोदी सरकार के अधीन मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने वाली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय जिसे संक्षेप में ईडी कहते हैं, वो ईडी कार्रवाई करने संजीव हंस के खिलाफ पहुंच गई। क्या लगता है नीतीश कुमार की इन सब घटनाओं पर नजर नहीं है या उन्हें पता नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है? नीतीश कुमार को एक एक घटनाक्रम पता है कि क्या हो रहा है, और शायद वो उस दिन को कोस रहे होंगे जिस दिन जनवरी के महीने में उन्होंने वापस एनडीए के साथ जाने का फैसला लिया था। अन्यथा आज नरेंद्र मोदी की तीसरी शपथ नहीं होती। तो एक ये परिस्थिति सामने आ रही है जिसमें नीतीश कुमार के सामने विकल्प तो खुले हुए हैं, लेकिन विकल्प को अमली जामा पहनाने के लिए, उसे धरातल पर उतारने के लिए सबसे पहले कुछ पर्दे के पीछे की गतिविधियां होती है। तो क्या वो पर्दे के पीछे की गतिविधियां चल रही है? एक खबर जो सूत्रों के हवाले से आ रही है वो ये है कि इस बार यदि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड की सरकार फिर से अस्तित्व में आती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो रहेंगे ही, तेजस्वी यादव के अलावा एक और उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और वो उप मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड से बनाया जाएगा। जानकार सूत्र तो यहां तक दावा करते हैं कि यदि ये सरकार बनती है, जिसकी संभावना दिखाई देने लगी है अब, खासकर जब नीतीश कुमार को चारों तरफ से निराशा हाथ लग रही है बीजेपी से, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल भी ये मांग मानने के लिए करीब करीब तैयार है कि ठीक है, एक डिप्टी सीएम अगर आरजेडी के साथ साथ जेडीयू से भी हो जाए और इससे सरकार की स्थिरता कायम हो जाती है, राजद जदयू का गठबंधन अस्थायित्व प्राप्त कर लेता है, तो इस मांग को मानने में कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा चुनाव के नतीजे ने भी तेजस्वी यादव को निराश किया कि अभी वो हालात बिहार में नहीं आए हैं जिस हालात में तेजस्वी यादव बिना नीतीश कुमार के अपनी चुनावी बैतरनी को पार कर सत्ता की दहलीज तक पहुंचा सके। ये अंदाजा तेजस्वी यादव को हो गया, ये अंदाजा नीतीश कुमार को भी हो गया कि जाति जनगणना के बाद की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक आधार अब वैसा नहीं रहा जिस सामाजिक आधार के बूते नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को अपना सहयोगी बनाकर उसके वोटों को हासिल कर लेते थे। अब उस सामाजिक आधार में बहुत बड़ी सेंध लग गई है। रुपौली के बाई इलेक्शन ने साबित भी कर दिया कि न तो अब सवर्ण वोटर बीजेपी के साथ पूरी तरह एकजुट है और न ही वैश्य वोटर जो कई जातियों में बटे हुए हैं वो बीजेपी के साथ एकजुट है। तो ये बात नीतीश कुमार को पता है कि आरक्षण का मुद्दा इतना सेंटिमेंटल है, इतना संवेदनशील मुद्दा है, उससे भी ज्यादा संवेदनशील बिहार के विशेष दर्जे का मुद्दा है। ये सारे मुद्दे जब एक साथ आकर जुड़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का मतलब होगा कि चुनाव में मुंह की खा जाना। 19-20 सालों से चल रही नीतीश कुमार की सत्ता, चुनाव हार कर उसके बाहर होने की बुनियाद तैयार करना यदि बीजेपी के साथ इस हालात में हो जाते हैं तो अब आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति नहीं, बल्कि आगे कुआं जैसी ही स्थिति है और पीछे खाई के बदले पीछे समतल जमीन दिखाई दे रही है। तो वो समतल जमीन स्वाभाविक तो है कि वो सिर्फ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक ही नहीं, जनता दल यूनाइटेड और राजद के कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि नीतीश कुमार भी देख रहे हैं, तेजस्वी यादव भी देख रहे हैं। दूसरा पहलू जो इससे जुड़ा हुआ है वो बेहद महत्वपूर्ण है कि क्या जनता दल यूनाइटेड इस गठबंधन को यानी इंडिया अलायंस में वापस चलने के लिए क्या फिर से तैयार है, खासकर उसका संसदीय दल क्या इसके लिए तैयार है? तो इसका भी सीधा सपाट आंसर यह है कि जनता दल यूनाइटेड को केंद्र में मिला क्या है। एक राज्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अधीन उनके मंत्रालय में, कृषि मंत्रालय में, और एक कैबिनेट मंत्री ललन सिंह जिन्हें मंत्रालय क्या दिया गया, मछली पालन, बकरी पालन, भैंस पालन। यही मंत्रालय जनता दल यूनाइटेड को चाहिए था। क्या बिहार के लोगों को मछली, भैंस और बकरी पालन के लायक ही समझ रखा है नरेंद्र मोदी सरकार ने? गृह मंत्रालय चलाएंगे उत्तर प्रदेश गुजरात के लोग, रक्षा मंत्रालय चलाएंगे लखनऊ के सांसद, और बिहार के लोग जो कभी रेल चलाया करते थे, जो रक्षा चलाया करते थे, जो वित्त मंत्रालय चलाया करते थे, जो विदेश मंत्रालय चलाया करते थे, क्या वो मछली और बकरी पालन के लायक है? तो ललन सिंह को भी मंत्री पद छोड़ने में, इस तरह का मंत्री पद जिस मंत्री पद के साथ उनके राजनीतिक कद का भी सौदा हो रहा है, उसे छोड़ने में उस परिस्थिति में कोई दिक्कत नहीं है जिस परिस्थिति में एक सांसदों की पार्टी के नेता जीतन राम मांझी को उनसे कहीं ज्यादा अच्छा मंत्रालय दिया गया है।
बाकी जनता दल यूनाइटेड के 11 लोकसभा सांसदों के पास तो कोई मंत्री पद नहीं है। ललन सिंह के अलावा एक राज्यसभा से कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को मंत्री पद मिला हुआ है। लोकसभा के जो 11 सांसद हैं उन्हें तो कोई मंत्री पद नहीं मिला हुआ है। और स्वाभाविक है, जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की नौबत आएगी तो ललन सिंह ही नहीं बल्कि 2-4 और सांसदों को मौका मिल सकता है। तो परिस्थितियां जब इस तरह की निर्मित हो रही हैं, जब राष्ट्रीय जनता दल के अंदर ये बेचैनी है, अंदर खाने ही सही ये बेचैनी है कि कब नीतीश कुमार आ जाए, क्योंकि सत्ता के लिए नीतीश कुमार का चेहरा जरूरी है। नीतीश कुमार की पार्टी को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो चिराग मॉडल खेल रही थी 2020 में, उस चिराग मॉडल के बाद क्या गारंटी है कि बीजेपी अब चिराग मॉडल का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में नहीं करेगी। और तीसरी और बड़ी परिस्थिति, जनता ये सवाल पूछेगी कि बीजेपी के साथ जाकर आपने क्या हासिल किया, तो उस सवाल का जवाब क्या दिया जाएगा। चौथी परिस्थिति भी इसके साथ जुड़ी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी का खुद का वोट बैंक जाति जनगणना के बाद बिखर कर रह गया। नौजवान, किसान सब एक साथ नाराज हो गए। खास करके लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखे तो सरकारी वैकेंसी नहीं आना, बेरोजगारी बढ़ना, महंगाई बढ़ना, किसानों की एमएसपी गारंटी नहीं मिलना, तमाम मुद्दों को लेकर पहले से ही नाराजगी है। तो उस परिस्थिति में, उस नाराजगी में, उस कोपभाजन में अपना हिस्सा बटाने के लिए, अपना शेयर लेने के लिए नीतीश कुमार वहां क्यों रुकेंगे। कई लोग कई तरह की बातें कहते हुए नजर आएंगे कि नीतीश कुमार की सरकार की कोई कमजोर नस पकड़ ली है भारतीय जनता पार्टी ने। कोई ईडी की जांच वगैरह नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के खिलाफ कभी भी हो सकती है। पिछली बार भी इस तरह की बातें थी, तो क्या पिछली बार बिहार में विपक्ष परिवर्तन नहीं हुआ था? और ईडी को जब किसी का बयान लेके किसी के खिलाफ भेज देना है, तो उस परिस्थिति में जनता दल यूनाइटेड या कोई दूसरी पार्टी क्यों डरेगी। अब साफ साफ बिहार में दिखाई दे रहा है कि एक तरफ नीतीश कुमार के पास राजनीतिक अस्तित्व का सवाल है यदि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो, और दूसरी तरफ एक विशाल वोट बैंक जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, लेकिन अकेले सत्ता में राजद के पहुंचने के लिए वो पर्याप्त नहीं है। नीतीश कुमार के वोट बैंक के साथ मिलकर, बिहारी अस्मिता के सवाल के साथ जुड़कर, विशेष राज्य के दर्जे के साथ जो सवाल खड़ा हुआ है, आरक्षण को नवी अनुसूची के मुद्दे में डालने के साथ जो सवाल खड़ा हुआ है, इन दोनों मुद्दे के साथ जुड़कर जो परिस्थिति निर्मित हो रही है, उसमें नीतीश कुमार के पास बिना राष्ट्रीय जनता दल के साथ चुनाव में लड़े, बिना इंडिया गठबंधन के साथ आए, दूसरा कोई चारा दिखाई नहीं देता कि आखिर कैसे नीतीश कुमार अपनी राजनीति और अपना इकबाल आगामी चुनाव में बचा पाएंगे। नीतीश कुमार की छवि साफ सुथरी रही है, लेकिन साफ सुथरी छवि अकेले सत्ता के लिए वोट का इंतजाम, बहुमत का इंतजाम करने में पर्याप्त नहीं होती। तमाम तरह के राजनीतिक संधियां भी करनी पड़ती है, और उन संधियों में सबसे पहले जरूरी होता है सही वक्त पर सही गठबंधन। जब लालू यादव के खिलाफ बिहार में माहौल था, तब भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार का गठबंधन समय की मांग थी। और जब भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बिखर गया हो और बिहार के दो बड़े मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार की जनता को ठेंगा दिखाया गया हो, तो उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बन रहे माहौल में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव लड़ जाएंगे। कम से कम नीतीश कुमार के राजनीतिक इतिहास, उनकी राजनीतिक समझदारी, अब तक के उनके पॉलिटिकल मूव, इन सब को देखते हुए इस तरह की बात सोचना खुद को मुगालते में रखने जैसा है। आगे देखते हैं होता क्या है, लेकिन जुलाई महीने की बची हुई तारीखें और खासकर अगस्त का महीना, याद रखिए अगस्त का महीना वो बिहार की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। देखते जाइए कितना महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव लंदन में है, नीतीश कुमार पटना में है, नरेंद्र मोदी दिल्ली में है, और सत्ता इन तीनों के बीच में किसी दो के गठजोड़ के साथ बिहार में अभी ही नहीं, आगे भी 5 साल तक चलनी है, उससे बाहर निकलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, चाहे प्रशांत किशोर और उनका जनसुराज जितनी भी कोशिशें कर ले। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।